हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा हम लोग पॉलिटी का सेशन कवर कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे घटना चक्र से लिए जा रहे हैं। घटना चक्र से इस बुक में सारे क्वेश्चन में PYQ हैं। अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए PYQ इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हालांकि जीएस जो है हमारे सभी एग्ज़ाम में आती है ज़्यादातर, तो जीएस के क्वेश्चन तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट अगर इसका जो डिज़ाइन किया गया है घटना चक्र में वो टीआरई के लिए स्पेशली किया गया है, टीआरई के लिए। तो ये वीडियो टीआरई वाले तो ज़रूर ही देखें, बाकी अन्य एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। तो जो भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका मुख्य है? केंद्रीय सरकार का। हमारा ऑप्शन है बी करेक्ट, केंद्रीय सरकार का प्रधानमंत्री मुख्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जो आज के क्वेश्चन है राज्यसभा से संबंधित हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा से, राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका फैक्ट भी देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 80(1) के उपखंड का एवं खा में कहा गया है कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये बिल्कुल, ये भी हमारा करेक्ट है। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है उसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन में। 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है। गलत है ये। प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है। जी नहीं। प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है। ये भी नहीं होगा। समाप्त होने का विषय नहीं है, यानी कि हमारी राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती, ठीक है। फैक्ट में देखेंगे, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा से क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 83(1) में। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो गलत की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा, गलत की बात कर रहा है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। तो ये तो हमारा सही है। लोकसभा धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। अगला ऑप्शन है हमारा, लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। ये भी करेक्ट है। अगला है हमारा, राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ लोकसभा को लौटा सकती है। तो ये भी करेक्ट है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन बी। जो गलत है वही हमारा सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। फैक्ट भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109
कोष्टक 2 में कहा गया है, राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। कौन से आर्टिकल में है? 109 कोष्टक 2 में। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो वह कौन से आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका फैक्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि फैक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में संसूचित करे। तो ये कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 352 के खंड 3 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? जो प्रतिनिधित्व होता है उसकी बात कर रहे हैं क्वेश्चन में। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो कौन सा आधार होता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य में राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में दिया गया है। तो कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं? तो कौन से अनुसूची में दिया गया है? 4वीं अनुसूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है हमारा 6 वर्ष का होता है। कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 83 के उपखंड 1 में। ठीक है, और राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, इस वजह से यह एक स्थायी सदन है। ठीक है, और इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है, इसका कभी विघटन नहीं होता है, इस वजह से स्थायी सदन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को ऑप्शन में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो राज्यसभा को भंग करने का जो अधिकार है किसी के पास नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, नॉन ऑफ द एबव। देखिए, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता। अतः विकल्पों में दिए गए किसी भी अधिकारी द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। तो शून्यकाल का क्या अर्थ है? देखिए, इस आंसर जो है इसका इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसमें स्टार मार्क लगा है। ठीक है, तो क्या होता है वो देखिए आप। सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का जो लोकप्रिय नाम है शून्यकाल होता है। जो कार्य करने सभा द्वारा जब कार्य शुरू किया जाता है तो उसको शून्यकाल कहते हैं, यानी कि मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है ये। ठीक है, और इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा संसद में जो सभा शुरू होती है तो मध्याह्न का जो 12 बजे का समय होता है उसी आवर को हम लोग शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, अगर इसके आगे फैक्ट की बात करें तो लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्व 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, जी नहीं, ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ये भी नहीं। तो तीसरा है संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हों, यानी कि दोनों सदनों में अगर मतभेद हैं, ठीक है, तो उसको संसद के दोनों दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 4 सही है, यानी कि डी, केवल 4, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, कब होता है? जब किसी भी विधेयक पर विचार करने, ऐसे किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में आपस में मतभेद हो। दोनों सदनों में मतभेद अगर है तो बैठक संयुक्त रूप से हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, ठीक है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होगा जब किसी विधेयक पर विचार करने और उस पर पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। तो कौन सा आर्टिकल ये कहता है? और हमारा 108, यानी कि 108 आर्टिकल। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामित कर सकते हैं? तो कितने सदस्य? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, 2 और 12, ठीक है। इसका डिटेल देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में, ठीक है। आगे देखिए, और अनुच्छेद 331 के अनुसार अगर बात करें तो इसमें ये मामला है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो से अधिक समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नामांकित कर सकेगा। किसमें है ये 2 सदस्यों वाला मामला? 331 में, आर्टिकल 331 में, ठीक है। अब आगे देखिए, इस प्रकार प्रश्नकाल के संदर्भ में इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर जो है बी था, उस समय की बात कर रहे हैं। तथापि संविधान संशोधन होता है 104वां, इस अधिनियम संशोधन अधिनियम जो होता है 104वां 2019 में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 25 जनवरी 2020 को पश्चात अब यह अनुच्छेद जो है 331 ये निष्प्रभावी हो गया है, यानी कि जो राष्ट्रपति है 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे, तो ये वाला हमारा आर्टिकल जो है निष्प्रभावी हो गया है, अनुच्छेद 331, ठीक है। तो अब क्या है, अब राष्ट्रपति केवल राज्यसभा के लिए 12 सदस्य को ही नॉमिनेटेड कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 2005 में, तो उसके अकॉर्डिंग उस समय हमारा आंसर बी करेक्ट था। लेकिन अब 2 वाला जो मामला है 331 में जो था 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं एंग्लो इंडियन को, वो वाला आर्टिकल जो है चेंजेस कर दिए गए हैं। तो अब हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा? केवल 12 सदस्य, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है? एक आर्टिकल हमारा निष्प्रभावी हो चुका है 331 वाला, तो इसमें 2 सदस्यों का वो था, ठीक है। तो अब जो है केवल 12, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, ठीक है। और ये 12 सदस्य मनोनीत करने का किस में दिया गया है? अनुच्छेद 80 में। ये सदस्य कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के, कला और समाज में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो जिनको, ठीक है। तो ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, आर्टिकल 80 कहता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए आप,
संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में निहित है? तो ये राष्ट्रपति में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कौन सा आर्टिकल ये कहता है? अनुच्छेद 123 के अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, आर्टिकल 123। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनिमय में प्रत्यावर्तन करना। अगला है हमारा ऑप्शन, धन की उधारी का विनिमय करना। अगला ऑप्शन है भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना। तो ये सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेखानुदान जो है हमारा किस वजह से बना था? बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। देखिए, अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है, यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि को स्वीकृति दे सकती है। इसे अनुदान कहते हैं, वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो जो किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा के स्पीकर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान पर समिति। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। यानी कि बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। यही कटौती प्रस्ताव का मूल उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1956 में हुआ था। और पहला हमारा जो भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब बना था ये? 1953 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। अगर लोकसभा के जो प्रत्याशी होता है, अगर उसे वैध जो वोट होते हैं उनमें से 1/6 अगर प्राप्त नहीं होता है, 1/6 अगर प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत जो है जब्त हो जाती है। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है 1/6 का, तो सारे गलत हैं। तो राइट आंसर हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जो है जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। ठीक है, तो 1/6 वोट उसको मिलने चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। कब बना था मणिपुर राज्य हमारा? 1972 में बना था। ठीक है, इसका फैक्ट भी देखें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम जो है 1971 के तहत मणिपुर राज्य का गठन मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के साथ 21 जनवरी 1972 को हुआ था। तो मेघालय और त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है, तीनों का गठन एक साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान देना है, कथन सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है
जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है, गलत पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। जी बिल्कुल कर सकती है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला सदस्य होगी। जी बिल्कुल। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कौन सा गलत है, गलत पूछा गया है, तो गलत कोई नहीं, तो इसलिए राइट आंसर हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का एक 28वां राज्य है। 28वां राज्य कौन सा बना था, ये हमारा झारखंड बना था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। झारखंड की स्थापना बिहार पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा हुई थी। कब, 15 नवंबर 2000 को, और ये भारत के 28वें राज्य के रूप में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय एक सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है, संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारियों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा करेक्ट है, संघीय न्यायालय भी है, मानवाधिकारों का संरक्षक भी है, और संविधान का अंतिम विवेचक भी है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देख सकते हैं आप, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है एक संघीय न्यायालय है। यह मानवाधिकारों का संरक्षक है और संविधान का अंतिम विवेचक भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, कब हुई थी, भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। देखिए, इसमें कुछ फैक्ट देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। जब संविधान लागू हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। कितनी, जब लागू हुआ था तब 7 थी। इसके अलावा देखिए, संसद ने उच्चतम न्यायालय यानी कि न्यायाधीश संख्या जो है अधिनियम 1956 में अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया। कब, 1956 में। उसके बाद 1960 में बढ़ाकर 13 कर दी गई। ठीक है, फिर 1977 में 17 कर दी गई, फिर 1986 में 25 होती है, और 2008 में 30। ठीक है, और 2019 में 33। और मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त की बात कर रहे हैं, तो अगर इस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, इस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 1 + 33 यानी कि 34, यानी कि 34 हैं टोटल। न्यायाधीश कितने हैं, 33 हैं, और एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो टोटल 34 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता क्या है। तो इसका क्या आंसर होने वाला है, पिछले क्वेश्चन में ही आपने देखा था। तो स्वीकृति, ये देख, तो एक्चुअली 1992 और 93 का क्वेश्चन है। उस टाइम के अकॉर्डिंग इसमें, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखें और आज के टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्वेश्चन कहीं फिट नहीं बैठता, क्योंकि संशोधन हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता कितनी होनी चाहिए, टोटल 33। टोटल 33 है स्वीकृति क्षमता, और एक हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो टोटल 34 हो जाती है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी देखा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है, उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। कौन सा आर्टिकल कहता है, 124। ठीक है, और क्या कहा गया, जिसमें यही कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये जो फैक्ट है 1994-95 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अगर आज के संशोधन के बाद में अब क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, यानी कि 33 + 1।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 + 1 यानी कि 34 हो जाएगी टोटल। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को मिला के 34। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो कौन करता है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, इसके फैक्ट भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 2 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है, कौन सी प्रणाली से? कॉलेजियम सिस्टम से। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको देगा? राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आर्टिकल 20 का देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ और प्रक्रिया और न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। कौन से आर्टिकल में? 124 से 147 तक, भाग 5 में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ये 65 वर्ष होती है, ऑप्शन सी। देखिए, जबकि उच्च न्यायालय में यह 62 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और उपखंड 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु जो है 65 वर्ष निर्धारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्या कहता है? संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का प्रारंभ किया। ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। तो ये तो सही है। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही की जाती है नियुक्ति। अगला ऑप्शन क्या कहता है? कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। ये भी गलत है। तो 1 और 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन ए। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। जब तक TRA का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, TRA का जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है 4.0 का, तब तक आपको हमारे चैनल पे GS की वीडियो लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, और GS की वही क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम बेस्ड होंगे, NCERT बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।